नमस्कार। ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बहुत ही चौंकाने वाला दांव खेला गया है। भारत, जो इजराइल का इतना करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अचानक यूनाइटेड नेशंस में उसी के खिलाफ खड़ा हो गया। तो सवाल ये है कि क्या ये दोस्ती में दरार है या फिर ये कोई सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है। आइए इस हाई स्टेक डिप्लोमेटिक खेल की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक तरफ तो है मजबूत दोस्ती, बड़े बड़े डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, एग्रीकल्चर में सहयोग, और फिर दूसरी तरफ यूएन के उसी मंच पर उसी दोस्त की खुलकर आलोचना। ये सिर्फ एक विरोधाभास नहीं है, ये है नई दिल्ली का वो ऑडेशियस डिप्लोमेटिक बैलेंस, जहां वो एक ही समय में एक सहयोगी भी है और एक आलोचक भी। तो सवाल उठता है कि भारत ने आखिर ये कदम उठाया ही क्यों। इसे समझने के लिए हमें इस पूरे विवाद के एपिसेंटर पर जाना होगा, और वो है वेस्ट बैंक। यही वो इलाका है जो दशकों से चले आ रहे इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। देखिए, इस संघर्ष की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। 1967 के 6 डे वॉर के बाद वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हो गया। फिर 90s में आए ऑस्लो अकॉर्ड्स, ये एक उम्मीद की किरण की तरह थे, जिन्होंने इलाके को एडमिनिस्ट्रेटिवली तो बांटा पर परमानेंट पीस नहीं ला सके। और अब इजराइल के जो ये नए लैंड रजिस्ट्रेशन से जुड़े फैसले हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्हें एक तरफा कार्रवाई मान रही है। और इसी कदम ने इस दशकों पुरानी आग को, आप कह सकते हैं, फिर से भड़का दिया है। यही वो इमीडिएट ट्रिगर है जिसने पूरी दुनिया को रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे विवाद के कोर में जो कॉन्सेप्ट है वो है टू स्टेट सॉल्यूशन, मतलब एक सुरक्षित इजराइल के बगल में एक सॉवरन फिलिस्तीनी राज्य। दशकों से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इसी फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। तो जाहिर है, जब कोई भी पक्ष कोई भी यूनिलैटरल एक्शन लेता है, चाहे वो बस्तियों का बनाना हो या जमीन पर दावा करना, तो उसे सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं माना जाता, बल्कि इसे शांति की पूरी प्रक्रिया पर एक सीधा हमला माना जाता है। और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये एक ग्लोबल स्टेटमेंट था। सोचिए, 100 से ज्यादा देशों का एक साथ आना, ये अपने आप में दिखाता है कि ये मुद्दा कितना सीरियस है। और भारत इस ग्लोबल कोलिशन में कहीं पीछे नहीं खड़ा था, बल्कि उसने यूरोपियन यूनियन, अपने ब्रिक्स और क्वाड पार्टनर्स के साथ खड़े होकर ये साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर दुनिया का एक बड़ा हिस्सा एक ही सोच रखता है। और जो बयान जारी हुआ, उसकी भाषा डिप्लोमेटिक टर्म्स में बहुत बहुत सख्त थी। अवैध उपस्थिति, तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये साफ दिखाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मामले को कितनी गंभीरता से देख रही है, और भारत ने इसी सख्त भाषा पर अपनी मुहर लगाई है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर भारत ने ऐसा किया क्यों? इसका जवाब छिपा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कोर प्रिंसिपल्स में, जो एक बहुत ही फाइनली ट्यून्ड बैलेंस बनाने पर जोर देते हैं। इसे समझने के लिए हमें डी-हाइफनेशन पॉलिसी को समझना होगा। ये क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में, भारत अपनी इजराइल पॉलिसी और फिलिस्तीन पॉलिसी को दो अलग अलग खाँचों में देखता है। मतलब इजराइल से दोस्ती का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि फिलिस्तीन से दुश्मनी हो। ये पॉलिसी भारत को ये आज़ादी देती है कि वो दोनों के साथ अपने रिश्ते इंडिपेंडेंट तौर पर अपने हिसाब से मजबूत कर सके। और यही है भारत की विदेश नीति का असल एक्शन ग्राउंड। जरा सोचिए, एक तरफ इजराइल से कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी आ रही है, दूसरी तरफ अरब देशों से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ी है, और साथ ही फिलिस्तीन के साथ हमारे हिस्टोरिकल और डिप्लोमेटिक रिश्ते भी हैं। इन तीनों को एक साथ परफेक्टली बैलेंस करना, यही है भारत का मल्टी वेक्टर अप्रोच, एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद जरूरी स्ट्रैटेजी। और इन सभी पॉलिसीज को चलाने वाला जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो एक ही है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी का रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देता। फैसले नई दिल्ली में होते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ भारत की नेशनल इंटरेस्ट्स को देखकर, किसी बाहरी दबाव में नहीं। और यूएन में दिया गया ये वोट इसी इंडिपेंडेंट सोच का सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस डिप्लोमेटिक मूव के जियोपॉलिटिकल एंड गेम को समझते हैं। आखिर इसके नतीजे क्या होंगे और आगे की राह कैसी होगी? देखिए, ये कदम भारत के लिए कई स्ट्रेटेजिक दरवाजे खोलता है। सबसे पहले ये अरब वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ में भारत की क्रेडिबिलिटी को मजबूत करता है। मैसेज ये जाता है कि भारत एक प्रिंसिपल्ड पार्टनर है। दूसरा, इंटरनेशनल लॉ के साथ खड़े होकर ये भारत की छवि को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के तौर पर और पुख्ता करता है। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, ये वेस्ट एशिया में भारत के अरबों डॉलर के एनर्जी और डायस्पोरा इंटरेस्ट को सिक्योर करता है।
अब इस पर इंटरनेशनल रिएक्शंस को देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ है यूरोपियन और अरब देश जो इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, टू स्टेट सॉल्यूशन को बचाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ है इजराइल जो अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स और सिक्योरिटी जस्टिफिकेशंस पर अड़ा है। और इस पूरे समीकरण में भारत ने साफ तौर पर मल्टीलैटरलिज्म और मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल कंसेंसस के साथ खड़े होने का फैसला किया है। एक ऐसा फैसला जो उसकी ग्लोबल एम्बिशन से पूरी तरह मेल खाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया इजराइल की गहरी दोस्ती खत्म हो गई? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये समझना बेहद जरूरी है कि डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दो अलग अलग चीजें हैं। पर्दे के पीछे डिफेंस और टेक्नोलॉजी में जो सहयोग है वो पूरी ताकत से जारी रहने वाला है। तो यूएन का ये वोट आप कह सकते हैं रिश्तों पर फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज जो इस बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का ही एक हिस्सा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो हम देख रहे हैं ये भारत की नई ग्लोबल स्ट्रैटेजी है? एक ऐसी दुनिया में जहां देश कैंप्स में बट रहे हैं, क्या भारत का ये बैलेंसिंग एक्ट, जहां वो अपने दोस्तों की भी जरूरत पड़ने पर आलोचना करने से नहीं हिचकिचाता, एक नई सुपर पावर के उदय का संकेत है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।